बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मोहम्मद उमैर। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरो आफियत से होंगे। आज हम ग्रेड 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 को स्टडी करेंगे, जिसमें आज का हमारा उन्वान है टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रिंग केस 2। टॉपिक को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए एक बात ज़ेहनशीन रखें कि केस 1 का समझना आपको ज़रूरी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपको बताता चलूँ कि आज की इस वीडियो में हम क्या-क्या चीज़ें सीखेंगे। न्यूटन के सेकंड लॉ की एप्लीकेशन के बारे में हम पढ़ रहे थे, जिसके केस 1 के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम इसी के केस 2 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज कल हम कैलकुलेट करेंगे और न्यूटन के लॉज की मदद से टेंशन और एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रिंग कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम न्यूटन के लॉज की दूसरी एप्लीकेशन के बारे में सीखेंगे, जिसमें हम हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज का केस डिस्कस करने जा रहे हैं। तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक फ्रिक्शनलेस पुली और इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के जरिए दो बॉडीज ए और बी आपस में कनेक्टेड हैं। बॉडी ए वर्टिकल मोशन रखती है, जबकि बॉडी बी हॉरिजॉन्टल मोशन में मूव करेगी। जैसा कि किताब में बताया गया है, कंसिडर टू बॉडीज ऑफ masses m1 and m2 attached to the end of an inextensible string. Let body A moves downward with an acceleration a. Since the string is inextensible, the body B also moves with same acceleration a. As the pulley is frictionless, hence the tension T will be the same in the string. Since the body A moves downward, its weight will be greater than the tension. जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि बॉडी ए डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इससे हमें ये मालूम चलता है कि इसका जो वेट है वो टेंशन से ज़्यादा है। क्योंकि अगर टेंशन और वेट आपस में इक्वल होते तो बॉडी ए डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव ना कर पाती। प्यारे बच्चों, अब हम बॉडी ए और बॉडी बी पर अमल दरामद करने वाली कुल फोर्सेस कैलकुलेट करेंगे। फोर्स ऑन बॉडी ए एफ इज इक्वल टू m1g माइनस टी। जैसे बॉडी ए का वेट जो है टेंशन से ज्यादा है, तो m1g हमारे पास पहले आएगा और इसमें से माइनस करेंगे टेंशन को, क्योंकि टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में है और वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक ये एक्सप्रेशन F इज इक्वल टू एम ए की फॉर्म में जब हम लिखेंगे तो उसकी फाइनल शक्ल कुछ इस तरह की आएगी। m1g माइनस टी इज इक्वल टू m1a। इस इक्वेशन को प्यारे बच्चों मार्क कर लें, ये हमारी इक्वेशन 1 है। इसी तरह बॉडी बी पर अमल दरामद करने वाली कुल फोर्स जो है वो इसके वेट की इक्वल है, रिएक्शन फोर्स आर के इक्वल है और टेंशन के इक्वल है। वेट m2g of the body B acting downward. The reaction R of the horizontal surface on the body B acting upward. जैसा कि आप जानते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। यहाँ वेट
और रिएक्शन फोर्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और बॉडी बी का वेट 0 हो जाएगा। स्ट्रिंग में टेंशन की वजह से बॉडी बी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। जैसा कि बयान भी किया गया है, द टेंशन टी इन द स्ट्रिंग पुल द बॉडी बी हॉरिजेंटली ओवर द स्मूथ सरफेस। As the body B has no vertical motion, hence the resultant of vertical forces must be zero. Thus, the net force on body B is T. न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक जो कहता है कि फोर्स एम ए के इक्वल है, यहाँ कुल फोर्स टेंशन की फोर्स है, तो यहाँ एफ को हम रिप्लेस करेंगे टी से। जो फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास आएगा वो है टी इज इक्वल टू एम टू ए। इस इक्वेशन को मार्क कर लें, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस को ऐड करें तो फाइनल एक्सप्रेशन हमारे पास कुछ इस शक्ल में आएगा, m1g माइनस टी प्लस टी इज इक्वल टू m1a प्लस m2g। माइनस टी प्लस टी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। इस तरह हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज में एक्सेलरेशन ए जिसके साथ बॉडीज मूव कर रही हैं वो हमारे पास आएगा ए इज इक्वल टू m1 फ्रैक्शन m1 प्लस m2 इंटू जी। बॉडी इसी तरह अगर हम एक्सप्रेशन नंबर 2 में ए की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास स्ट्रिंग में मौजूद टेंशन मालूम हो जाएगी, जो कि हमारे पास इक्वल होगी टी इज इक्वल टू m1 m2 फ्रैक्शन m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाय जी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन है एक्सेलरेशन और टेंशन के लिए। अल्लाह हाफिज।